वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में कई प्रोजेक्टों का किया आगाज। शिरडी मंदिर में पूजा करने के बाद नए दर्शन कतार कॉम्प्लेक्स का भी किया इफ्तिताह। पीएम मोदी ने आज से गोवा में शुरू होने वाले नेशनल गेम्स का करेंगे इफ्तिताह। 9 नवंबर तक जारी रहने वाले नेशनल गेम्स में 43 मुकाबलों में 10,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। राजस्थान में ईडी ने वजीर आला के बेटे को किया तलब। रियासती कांग्रेस सदर और कांग्रेस उम्मीदवार के घर पर मारे गए छापे। राशन तकसीम घपले में मगरबी बंगाल की वजीर ज्योति प्रिया मलिक के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई। पार्लियामेंट में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा की अखलाकियाती कमेटी की समाअत। वकील जय अनंत और निशिकांत दुबे के बयान दर्ज। इजराइल गजा में जमीनी हमले की कर रहा है तैयारी। हुकूमत की खुसूसी काबीना जमीनी हमले की तारीख का करेगी फैसला। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला जारी। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन पर आउट। दोनों टीमों के सेमीफाइनल पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदनगर महाराष्ट्र में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। इनमें अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल, कुर्दोवाड़ी लातूर रोड रेलवे सेक्शन की बरकारी, जलगांव से भुसावल को जोड़ने वाली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन NH 166 पैकेज 1 के सांगली से बोरगांव सेक्शन को 4 लेन करना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मंडपम टर्मिनल पर इजाफी सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने अहमदनगर सिविल अस्पताल में जच्चा बच्चा की सेहत विंग का भी संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी में वाक़े श्री साईं बाबा समाधि मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंत्रों के जाप के साथ वहां खुसूसी दुआएं भी की। शिरडी साईं मंदिर में हर रोज बड़ी तादाद में अकीदतमंद आते हैं। ये एक मुक़द्दस मकाम है जो लोगों की अकीदत से वाबस्ता है। इस मंदिर की शोहरत मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी है। मंदिर में वज़ीर-ए-आज़म के दर्शन और पूजा के मौके पर कई मौज़िज़ीन भी अहाते में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीलवंडे डैम के पानी की पूजा की। वज़ीर-ए-आज़म ने डैम का नहर नेटवर्क कौम के नाम वक्फ किया और इससे 7 तहसीलों के 182 देहात पानी के पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सहूलत से फायदा उठाएंगे। नीलवंडे डैम के जिस बाएं नहर नेटवर्क का पीएम मोदी ने इफ्तिताह किया है वो तकरीबन 85 किलोमीटर लंबा है। जिन 7 तहसीलों को इससे फायदा पहुंचेगा उनमें अहमदनगर जिले की 6 और नासिक जिले की 1 तहसील शामिल है। नीलवंडे डैम तकरीबन 5,177 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने डैम से मुतालिक एक नुमाइश का भी मुआयना किया। पीएम मोदी ने वहां पौधा भी लगाया। और इस मौके पर अपने खिताब में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में होने वाले तरक्याती कामों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत की अवलीन तरजीह गरीबों की फलाह बहबूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किसानों की बहबूद के लिए किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत की है। उन्होंने जब शरद पवार वजीर ज़राअत थे तब कम से कम इमदादी कीमत पर की गई खरीदारी के अदद-ओ-शुमार के मुकाबले में अपनी हुकूमत के दौरान की गई खरीदारी का भी जिक्र किया। 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ
3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी, 500-600 करोड़, जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है। 37वें कौमी खेलों का आज से गोवा में आगाज हो रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इन खेलों का इफ्तिताह करेंगे। ये खेल जो 6 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेंगे, पहली बार गोवा में मुनक्किद हो रहे हैं। इस बार कौमी खेलों में 43 खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कौमी खेलों में 28 रियासतों, 8 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेंगी। कौमी खेल भारत में ओलंपिक की तर्ज पर मुनक्किद होने वाले कसीर खेलों के मुकाबले हैं और इसमें मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के खिलाड़ी तमगों के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। इनमें ओलंपिक और रिवायती खेल शामिल हैं। वजारत खारजा की जानिब से कतर में जेर हिरासत 8 हिंदुस्तानियों के मामले में फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। वजारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कतर की अदालत ने आज अल-हिरा कंपनी के 8 हिंदुस्तानी मुलाजमीन के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उन्हें सजाए मौत के फैसले से शदीद सदमा पहुंचा है और तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं और हम खानदान के अरकान और कानूनी टीम के साथ राब्ते में हैं और तमाम कानूनी ऑपरेशंस तलाश कर रहे हैं। ये मसला हमारे लिए बहुत अहम है और हम इस पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हम हर किस्म की कानूनी मदद फराहम करते रहेंगे। वजारत खारजा के इस बयान में कहा गया है कि यह मामला कतरी हुक्काम के साथ भी उठाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला को नए तामीरशुदा राम मंदिर के मकाम पर रखा जाएगा और इस मौके पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने दी है। जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के साथ राम मंदिर तामीराती कमेटी के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में शरीक होने पर आमादगी का इजहार किया और नीस प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर यह जानकारी देकर इस तारीखी मौके का गवाह बनने पर अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को दिए गए दावत पर शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये एक तारीखी लम्हा है। तवील अरसे के बाद ये राम मंदिर बन रहा है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक ऐतिहासिक क्षण है। लंबे संघर्ष के बाद ये राम मंदिर बन रहा है। इस पे किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश का जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की आस्था का जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की संस्कृति का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के राम मंदिर से मुतालिक तकरीब के लिए कहा कि राम लल्ला सुने हम आएंगे और एक राम भक्त के तौर पर हमारे लिए फख्र का लम्हा है। राम मंदिर राम के लाखों अकीदतमंदों के लिए ये फख्र का लम्हा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी।
मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बेहतर और रिवायती बीजों की पैदावार से मुतालिक कौमी सेमिनार से खिताब किया। इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान अमित शाह ने कमेटी के लोगो, वेबसाइट और किताबचे की नकाब कुशाई की और मेंबरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। और इसके बाद अमित शाह ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क के हर किसान को साइंसी तरीके से तैयार करने पर है और इसके अलावा बीज के तहफ्फुज़, बीज को फरोग देने और बीज की तहकीक पर काम करने की कोशिशें हैं। शाह ने कहा कि मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक अपनी सिमत में आगे बढ़ रही है। भारत के बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज के अंदर अनुसंधान, ये तीनों क्षेत्रों को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान इस संस्था का रहने वाला है। इसके साथ साथ देश के हर किसान को आज वैज्ञानिक रूप से बनाया गया, तैयार किया गया बीज उपलब्ध नहीं है। किसान को बीज उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसान का तो नुकसान है ही है, परंतु देश का भी नुकसान है, क्योंकि हमारे अन्न उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक फैले हुए इस विशाल देश के हर किसान के पास प्रमाणित बीज पहुंचे और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया हुआ बीज पहुंचे। प्रोग्राम में अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि मीठे रिवायती बीजों का तहफ्फुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत चाह रही है कि साइंसी तरीके से काम इस तरह से किया जाए कि हम आने वाली नस्लों के लिए बीज महफूज कर सकें। हमारे मीठे बीज जो परंपरागत बीज है, इसके अंदर सत्व भी है, गुण भी है और शरीर के पोषण के लिए प्रकृति से सबसे नजदीक अगर कोई बीज है तो भारत का परंपरागत बीज है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि भारत के मीठे बीजों का संरक्षण किया जाए और उसको कई पीढ़ियों तक हमारे किसान को दिया जाए, जिससे स्वास्थ्यपूर्ण अन्न का उत्पादन, स्वास्थ्यपूर्ण खाद्य पदार्थों का उत्पादन, स्वास्थ्यपूर्ण फल और सब्जियों का उत्पादन निरंतर चलता रहे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं, हमारे कृषि वैज्ञानिकों में इतना कौवत है कि अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले बीज हमारे वैज्ञानिक बना सकते हैं, उसका इजाज कर सकते हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में 22 एम्स बनाए जा रहे हैं और वजीर सेहत ने कहा है कि पूरे मुल्क में सेहत की सहूलियात को वसी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1,70,000 सेहत और बहबूद के मराकज को टेली कंसल्टेशन से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से गांव में बैठा शख्स एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों से मशवरा ले रहा है। बुध को नजफगढ़ इलाके में रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर अस्पताल का इफ्तिताह करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि यह अस्पताल एम्स के रेफरल अस्पताल के तौर पर काम करेगा और 173 बिस्तरों वाले इस अस्पताल से 73 देहात के लाखों अफराद सेहत के फवाइद हासिल कर सकेंगे। 1,70,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को टेली कंसल्टेशन से एम्स और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया, ताकि गरीब व्यक्ति को खर्च करके बड़े हॉस्पिटल में जाए उसके पहले यहां ही उसको मार्गदर्शन मिल जाए, वहां ही कंसल्टेशन मिल जाए। दोस्तों, डेली 2 से 2.5 लाख टेली कंसल्टेशन हो रहा है, हमारे गरीब मरीज की सेवा हो रही है। लोकसभा की अखलाकियात कमेटी आज टीएमसी रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्लियामेंट में पैसे लेने और सवाल पूछने के इल्जाम में समाअत कर रही है। कमेटी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने महुआ पर कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के कहने पर पार्लियामेंट में सवाल पूछने का इल्जाम लगाया था। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी बाला गुरूव ने
18 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए ये इतला दी थी। लोकसभा की अखलाकियाती कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार सोनकर हैं। ईडी राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से कल पूछताछ करेगी। आज ईडी ने उन्हें इस सिलसिले में समन भेजा है। बताया जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा मुकदमे में उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वैभव गहलोत ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में सियासत में किस्मत आजमाई की, लेकिन उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजस्थान में पेपर लीक मामले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जयपुर में कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासारा की रिहाइशगाह पर छापे मारे हैं। और इसके अलावा ईडी ने आज महुआ से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश ढूला के घर पर भी छापे मारे हैं। और इस मामले में पहली बार ईडी ने राजस्थान कांग्रेस सदर के घर पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान दिल्ली जयपुर ईडी टीम के साथ मरकजी सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने राजस्थान कांग्रेस के सरबराह गोविंद सिंह डोटासरा की जयपुर की रिहाइशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईडी की जानिब से पहले भी मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई होती रही है। दूसरी रियासतों में भी ऐसा हुआ है और इसमें मुलव्विस अफराद से नकदी जब्त कर ली गई है और उनके रवैये को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत नहीं हो रही है और उनकी सच्चाई अवाम के सामने आ गई है। अगर आप ठीक तरह से, आपका जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो अगर ठीक तरह से व्यवहार करते तो, ठीक तरह से कार्रवाई करते तो ये क्यों होता था? आरपीएससी का मेंबर, राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन का एक मेंबर आपने जो अपॉइंट किया था वो पकड़ा गया नहीं गएगा? और उनके साथ जो था एक राज्य मंत्री के दर्जा दिया था आपने, वो उनके कैश के सहित अरेस्ट हुआ था। वहीं राजस्थान के अलावा ईडी ने आज मगरबी बंगाल के वजीर ज्योति प्रिया मलिक की रिहाइशगाह पर भी छापेमारी की है। ये छापा राशन तकसीम के घपले से मुतालिक है। टीएमसी लीडर ज्योति प्रिया मलिक वजीर जंगलात बनने से पहले वजीर खुराक का ओहदे पर फाइज थी और राशन की तकसीम का घपला उसी वक्त का है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान हुकूमत पर बदउनवानी और रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीकी में डालने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 70 लाख नौजवानों का मुस्तकबिल, जिनका मुस्तकबिल पेपर लीक के वाकयात की वजह से तारीक हो गया, उनमें किसानों, गरीबों, दलितों और कबाइलियों के बेटे और बेटियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई का वक्त आता है तो पेपर लीक का ताल्लुक उनके लोगों से लगता है तो उन्हें सियासी इंतकाम याद आता है। ये दोहरा खेल और किरदार अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान के लोग जानते हैं कि किसकी मिलीभगत से आरपीएससी के पर्चे लीक हुए। मेरा प्रश्न अशोक गहलोत साहब से ये है कि 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के चलते हुए अंधकार में हुआ, पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी के पेपर लीक हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अदाकार राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन मुकर्रर किया है और इस सिलसिले में वोटर एजुकेशन और वोटिंग के फरोग के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ एमओयू पर दस्तखत किए गए। राजकुमार राव ने कहा है कि आज मैं एक ऐसा किरदार अदा कर रहा हूं जो सिल्वर स्क्रीन से हटकर है। As an actor, I portrayed a variety of roles, each with its unique challenges and stories. But today I take on a role that transcends the silver screen. I step into the shoes of a messenger.
and advocate for the most fundamental act of citizenship, which is voting. Before I embarked on this incredible journey in the world of cinema, I was, and I still remain, a citizen of this great nation, just like all of us. I have a stake in the destiny of India, and this is where my journey into the realm of voter awareness began. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि आज़ादी के बाद ख़वातीन की ख्वानदगी की शरह और उनकी शिरकत कम थी। उन्होंने कहा कि आज वोटिंग में ख़वातीन की शिरकत मर्दों से ज़्यादा है। जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद में जो साक्षरता थी और जो महिलाओं की भागीदारी थी वो कम थी, और आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी महिलाओं की भागीदारी वोट देने में मेल से ज़्यादा है। कम से कम 20 राज्य ऐसे हैं जिनमें निश्चित रूप से ज्यादा है, और उसका एवरेज भी कंट्री में ज्यादा है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज पर मगरबी खित्ते के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस एकता नगर केवड़िया में शुरू हुई और इसमें वजीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, वजीर तालीम ऋषिकेश पटेल और रियासती वजीर तालीम प्रफुल्ल पंसुरिया मौजूद रहे। वजीर आला ने एकता नगर में गुजरात सरकार के ताउन से 20 मुख्तलिफ स्टार्टअप नुमाइशी स्टॉलों का भी इफ्तिताह किया। नुमाइश में हर स्टार्टअप नुमाइश स्टॉल को कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुताबिक तरतीब दिया गया है। कॉन्फ्रेंस में गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और देव, गोवा, दादर और नागर हवेली के 200 से ज्यादा मौजूद शख्सियात, वाइस चांसलर्स और NEP कोऑर्डिनेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर ऋषिकेश पटेल ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी न सिर्फ नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी बल्कि रोजगार के काबिल भी बनाएगी। UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने खास तौर पर कहा है कि स्किल एजुकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग के मौजूआत पर बात की जाएगी। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में हवा का मयार खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोग सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए दम घुटी हुई हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। सर्दी शुरू होने से पहले ही दिल्ली में आलूदगी की सतह बढ़ गई है और बढ़ती आलूदगी के बाद सुबह या शाम लोगों के लिए राजधानी दिल्ली में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ताहम बुध को कुछ बेहतरी देखी गई। और गैर मुल्की खबरों में इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी है। इजराइल गजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हुकूमत की खुसूसी काबीना जमीनी हमले की तारीख का फैसला करेगी। वाज़ेह रहे कि इजराइल के वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जारी तनाज़े को अपने वजूद की जंग करार दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा हदफ हमास की अस्करी और हुक्मरानी की सलाहियतों को तबाह करके इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। और इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से गजा में मुकीम आम शहरियों से कहा है कि वो जनूबी गजा की पट्टी को खाली कर दें। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इन तमाम लोगों को वतन वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हमास के लोगों ने कैद कर रखा है। मुल्क के साथ मालूमात का तबादला करते हुए उन्होंने कहा है कि हम हमास पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और इन हमलों के जरिए हजारों दहशतगर्दों का खात्मा भी कर चुके हैं और इसके अलावा ज़मीनी हमले की तैयारियां की जा रही हैं। जब हम गजा जाएंगे तो हम कातिलों से पूरी कीमत वसूल करेंगे जिन्होंने इसराइल में ये दहशत बर्पा की है। और खेल की खबरों में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बेंगलुरु में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का श्रीलंका से मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने अब तक 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के लिए मुकाबले में अब तक का सफर तवक्कात के मुताबिक नहीं रहा। अगर इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखना चाहती है तो उसे ये मैच किसी भी कीमत पर बड़े मार्जिन से जीतना होगा। इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें अब तक खेले गए 4-4 मैचों में सिर्फ 1-1 से जीत सकी हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारा
इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। आदाब।